दूसरे दिन सुबह प्रोहाल के बेडरूम की शांत पनाहगाह में हल्की नीली रोशनी दीवारों पर फिसल रही थी। आईने के सामने खड़ा प्रोहाल स्वयं को देख रहा था, जैसे उसके सामने कोई और ही खड़ा हो। और प्रोहाल को ऐसा महसूस हुआ जैसे आईने में खड़ा वही दूसरा प्रोहाल अचानक उसकी ओर झुका और ठंडी सांस की तरह एक सवाल फुसफुसाया। तुम्हारा नाम क्या है भाई? कमरा एक पल के लिए स्थिर हो गया। क्या? तो तुम क्या कह रहे हो? मेरा नाम तो मेरा नाम क्या है? यही वह पल था जब प्रोहाल को पहली बार लगा कि कोई स्मृति, कोई पहचान उसकी पकड़ से फिसल रही है। उसके भीतर जैसे कोई धागा टूट रहा था। खुद ही अपने नाम को भूलने लगा था। कई प्रयासों के बाद अचानक उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक उभरी। हाँ, मुझे याद आया। मैं प्रोहाल हूँ। राहत की एक लहर उस पर छा गई, लेकिन भीतर कहीं एक धुंध अब भी बाकी थी। उसी धुंध ने उसकी नजर को धीरे से पास की टेबल पर रखे मार्कर पेन की ओर खींच लिया। धीमे कदमों से वो टेबल की तरफ बढ़ा, जैसे वह खुद को खोने से बचाने की अंतिम कोशिश कर रहा हो। मार्कर उठाकर उसने अपने बाएं हाथ पर अपना नाम लिख दिया, मानो ये छोटा सा स्याही का निशान उसे फिर कभी भुलाने न देगा। अब मैं अपना नाम नहीं भूलूंगा। कमरा अपनी रहस्यमय चुप्पी में डूबा रहा, जैसे हर चीज कुछ छिपा रही हो। अचानक प्रोहाल की नजर अपनी छाती पर पड़ी। एक काले अंडाकार आंख जैसा निशान उभरा हुआ था। चेहरे पर भ्रम झलक रहा था। यह क्या है? एक अजीब कंपन उनके भीतर गूंज उठा। मुझे प्यास लगी है। प्यास ने उन्हें झकझोर दिया। प्रोहाल दौड़े, पानी की बोतल उठाई और घूंट भरे। राहत की लहर दौड़ गई। अचानक आईने में लौटते ही निशान धीरे धीरे गायब हो गया। सिर्फ उसकी याद रह गई। आश्चर्य और जिज्ञासा उनके चेहरे पर स्पष्ट थी। ये क्या हो रहा है मुझको? प्रोहाल ने अपना सिर खुजलाते हुए सोचा, कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या? उनका चिंतनशील भाव बहुत कुछ कह रहा था। इस बीच रेभानी अपने घर के सामने खड़ी थी। केयरटेकर खोराद से बातचीत में व्यस्त उनका दृढ़ स्वर कोलवाना सिटी की ओर आगामी काम की यात्रा का संकेत दे रहा था। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। रेभानी का चेहरा मात्र चिंता का भार लिए हुआ था। एक माँ की वह सहज बेचैनी जो हर पल अपने बच्चे पर रखती है। अंकल, प्रोहाल कहाँ गया? मैं यहीं हूँ माँ। प्रोहाल धीरे से आगे बढ़ा। उसका मासूम चेहरा माँ के सामने था। रेभानी ने प्यार से उसे सहलाया। उसकी निगाहों में फिक्रमंद ममता और भरोसा दोनों थे। प्रोहाल, याद रखना, मुझे या खोरात दादाजी को बताए बिना कहीं बाहर मत जाना, समझे? हाँ मम्मी, मैं वादा करता हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। प्रोहाल का व्यवहार बदल गया। अपनी माँ के सामने खड़ा एक शांत और मौन संस्करण। रेभानी ने अपने बेटे का इतना शांत और स्थिर स्वभाव देखा तो वह एक पल के लिए ठिठक गईं। प्रोहाल कभी इतना मौन, इतना चुपचाप नहीं रहा था। तुम बदल गए हो प्रोहाल। रेभानी की चिंता उनके शब्दों में गूंज रही थी। अपने बेटे की आंखों की गहराइयों में उत्तर खोज रही थी। कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। क्या आप कहीं जा रही हैं? मम्मी, मेरे कुत्ते को अपने साथ ले जाओगी? प्रोहाल ने मासूमियत से कहा। उसकी आंखों में अपने सबसे वफादार साथी को माँ के साथ भेजने की इच्छा झलक रही थी। तुम्हारा कुत्ता? अब क्या तुम उसका नाम भी भूल गए हो? प्रोहाल ने अपनी भूल का एहसास होते ही हल्की मुस्कान से बात संभालने की कोशिश की। नहीं मम्मी, मेरा मतलब उसका नाम क्या था? रेभानी ने एक कोमल मुस्कान के साथ अपने बेटे की इस क्षणिक भूल को स्वीकार किया, लेकिन उनकी आंखों में चिंता की हल्की लकीर उभर आई। तुम्हें क्या हो रहा है प्रोहाल? तुम अपने दोस्त का नाम भूल गए। उसका नाम ड्रिगो है। हाँ माँ, मैं फिर से भूल गया था। ड्रिगो, आज मैं थोड़ा ज्यादा ही भूल रहा हूँ। चंचल मजाक कमरे में हल्के फुल्के अंदाज में गूंज उठा। खोराद की ओर मुड़ते हुए रेभानी ने उन्हें प्रोहाल की देखभाल सौंपी। मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। कृपया प्रोहाल का ख्याल रखना। ठीक है मैडम, चिंता मत करें, मैं प्रोहाल के साथ हूँ। रेभानी ने प्रोहाल के बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए उसे हल्के से अपनी ओर खींचा, जैसे एक माँ का स्पर्श ही उसकी दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह हो। मैं जल्द वापस आ जाऊंगी, ठीक है प्रोहाल? प्रोहाल ने अपनी माँ को मजबूती से गले लगाया। एक ऐसा आलिंगन जिसमें उसका गहरा लगाव, उसका डर और उसका नाजुक विश्वास सब महसूस हो रहा था।
रेभानी ने भी उस बंधन की गर्माहट को पूरे दिल से महसूस किया। क्या हो गया है तुम्हें बेटा? आज तुम कुछ ज्यादा ही शांत हो और मेरी हर बात बिना कुछ बोले मान रहे हो। कुछ नहीं माँ, बस मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। रेभानी का हृदय उस पल में पिघल गया। अपने बेटे के शब्दों ने उन्हें भीतर तक छू लिया। एक प्रेम जो बिना कहे भी बहुत कुछ कह रहा था। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ प्रोहाल, तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो, मेरी सबसे बड़ी खुशी। माँ बेटे का यह भावनात्मक बंधन उस पल को एक मार्मिक चित्र में बदल रहा था। अब जाओ माँ, मैं यहीं रहकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। विदाई के इस क्षण में हवा थोड़ी भारी हो गई। रेभानी ने एक स्नेह भरी मुस्कान के साथ अपने बेटे को देखा, मानो उसके भीतर कोई अनकही गंभीरता पहली बार उभर आई हो। ठीक है प्रोहाल, मैं चलती हूँ। आंगन ने उनकी विदाई के भार को चुपचाप अपने भीतर समेट लिया, माँ और बेटे की आंखों में झलकते भावों को थामते हुए, जैसे समय एक पल के लिए थम सा गया हो। रेभानी अपनी छोटी फ्लाइंग कार में चढ़ी। उनके कदमों में एक हल्की सी हिचक थी, जिसे शायद सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। माँ जल्दी आना। प्रोहाल की आवाज हवा में गूंजी। उसका छोटा हाथ हवा में लहराता हुआ, जैसे उस स्पर्श को आखिरी क्षण तक थामे रखना चाहता हो। जैसे ही रेभानी की कार आसमान की ओर उठी, प्रोहाल मुस्कुराकर हाथ हिलाता रहा। उसकी मुस्कान में प्यार था और कहीं भीतर एक अनजाना डर भी, जिसे वह खुद भी ठीक से महसूस नहीं कर पा रहा था। रेभानी दूर जाती रही और प्रोहाल का हाथ धीरे धीरे नीचे आ गया। प्रोहाल ने आसमान में जाती अपनी माँ को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, अलविदा माँ। पास ही खड़े खोराद ने यह सुन लिया। उनकी आंखों में अनुभव की गर्माहट थी। नहीं प्रोहाल, अगर कोई अपना जा रहा हो तो कभी अलविदा नहीं कहना चाहिए, बस इतना कहना चाहिए, फिर मिलेंगे। प्रोहाल ने मुड़कर खोराद की ओर देखा, जैसे किसी ने उसके दिल में एक छोटी सी आशा जगा दी हो। ठीक है दादाजी। आंगन में खड़ा प्रोहाल आसमान को देखता रहा, जहां उसकी माँ एक छोटी सी चमक बनकर दूर जाती रही। उस क्षण हवा में एक ही भावना तैर रही थी, विदाई नहीं, फिर मिलने का वादा। इस बीच प्रोहाल और उसका देखभाल करता खोराद बचपन की मासूम खुशियों से भरे हुए तीसरी मंजिल की बालकनी पर लुका छिपी का उत्साहपूर्ण खेल खेलने में व्यस्त हो गए। तो अब मैं छुप रहा हूँ, तुम मुझे ढूंढना। ठीक है दादाजी। प्रोहाल तेजी से बालकनी के एक कोने की ओर भागा और खुद को चुपचाप छुपा लिया। कुछ पल बीत गए, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। खोराद मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। अरे कहाँ गया ये लड़का? कमाल है, ये लड़का तो सच में बहुत तेज है, इतनी जल्दी गायब हो गया। वह बालकनी में आगे बढ़े, लेकिन फिर भी उन्हें प्रोहाल का कोई सुराग नहीं मिला। खोराद चारों ओर देखते हुए उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और प्रोहाल चुपचाप छिपा हुआ था। उसी समय आकाश में एक एयर टैक्सी शांत गति से आगे बढ़ रही थी। रेभानी अपनी सीट पर बैठी नीचे फैले परिदृश्य को देख रही थी। उनके पास ड्रिगो बैठा था, शांत और सतर्क। देख रहे हो ड्रिगो, यह जमीन कितनी शांत लगती है। अगर सब ठीक रहा तो यहाँ फिर से जीवन लौटेगा। इस भूमि में बहुत संभावनाएं हैं। हम इसे फिर से फलता फूलता बनाएंगे, है ना ड्रिगो? ड्रिगो ने हल्की सी आवाज निकाली और अपनी पूंछ हिला दी, जैसे वह उनकी बात समझ रहा हो। रेभानी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उनका मन भविष्य की योजनाओं में डूबा हुआ था। इसी पल प्रोहाल चुपचाप पीछे से आया और हल्के से खोराद की पीठ को छू दिया। मैं यहाँ हूँ। खोराद एक पल के लिए चौंक गए, फिर जोर से हंस पड़े। अरे वाह, तुम तो सच में बहुत तेज हो प्रोहाल, मुझे तो जरा भी आहट नहीं मिली। सच में तुम बहुत होशियार हो। इसके बाद दोनों बालकनी की रेलिंग के पास आकर खड़े हो गए और सामने फैले गांव को देखने लगे। मेरे दादाजी भी ऐसे ही मेरे साथ खेलते थे। वो बहुत जगहों पर गए थे और अजीब अजीब चीजें खोज लाए थे। तुम भी बिल्कुल उन्हीं जैसे हो दादाजी। प्रोहाल की बातों में भरोसा और अपनापन साफ झलक रहा था। खोराद उसे चुपचाप सुनते रहे और हर शब्द उनके दिल को और भारी करता चला गया। आप मेरे दादाजी हो और अब मेरे दोस्त भी हो गए हो। हम यहाँ रोज ऐसे ही खेलेंगे। ठीक है दादाजी। खोराद की आंखें नम हो गईं जब उन्होंने प्रोहाल के विश्वास की गहराई को महसूस किया। हाँ प्रोहाल, मैं तुम्हारा दादाजी भी हूँ और तुम्हारा दोस्त भी। दोनों की मुस्कान अभी पूरी तरह फीकी भी नहीं पड़ी थी कि नीचे से एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। बालकनी हल्के से कांप उठी और उसी पल जमीन जोरों से हिलने लगी। उसी क्षण एयर टैक्सी हल्के झटके से कांप गई। रेभानी की मुस्कान गायब हो गई।
ड्रिगो चौंक कर खड़ा हो गया। यह झटका सामान्य नहीं लग रहा। क्या हो रहा है? एयर टैक्सी के एआई चालक की आवाज अचानक गंभीर हो गई। मैडम, पूरे क्षेत्र में अचानक भूकंप आया है, नीचे देखिए। जैसे ही यह चेतावनी गूंजी, रिभानी की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उन्होंने खिड़की से नीचे देखा और तबाही का दृश्य उनकी आंखों के सामने खुल गया। नीचे कालमाटी गांव में जमीन फट गई और इमारतें खतरनाक तरीके से डोलने लगी। तेज कंपन ने पूरे ढांचे को हिला दिया और हवा धूल और मलबे से भर गई। बालकनी एक तीखी चरमराहट के साथ टूट गई। अब वह इस झटके को सहन नहीं कर पाई और प्रोहाल तथा खोराद को अपने साथ नीचे की ओर खींच ले गई। गिरते हुए उस क्षण में प्रोहाल नीचे की ओर था और खोराद उसके ऊपर। दोनों हवा में थे और चारों ओर टूटता हुआ संसार गिर रहा था। खोराद ने अपने शरीर को मोड़ते हुए प्रोहाल को अपने नीचे ढकने की कोशिश की, जैसे वो उसे जमीन से बचा सकता हो। नीचे जमीन तेजी से पास आ रही थी। शोर, धूल और टूटते हुए ढांचों के बीच समय मानो थम गया। माँ। उसी क्षण ऊपर से छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर उनके ऊपर आ गिरा। एक जबरदस्त धमाका हुआ। धूल, मलबा और टूटे हुए ढांचों ने सब कुछ ढक लिया। आज मेरी आंखों के सामने वह दृश्य है जिसे देखने के लिए मैं कभी तैयार नहीं था। कोई चीख नहीं बची, कोई हरकत नहीं, सिर्फ सन्नाटा। जहां कुछ पल पहले हंसी और भरोसा था, वहां अब केवल अंधकार था और उसी अंधकार में यह पल समाप्त हो गया। उधर एक मां की नजर नीचे अटक गई थी। जल्दी करो, नीचे चलो अभी। एयर टैक्सी तेजी से नीचे उतरती चली गई और एक मां का भय और उसकी पुकार हवा के साथ बहती चली गई। कालमाटी गांव अब खंडहर बन चुका था। टूटी हुई इमारतें, बिखरा हुआ मलबा और फटी हुई जमीन, सब कुछ उस शांति के अंत की गवाही दे रहा था जो कभी यहां बसती थी। ऊपर केवल खंडहर दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस विनाश के नीचे जमीन के भीतर धरती खुद धंस चुकी थी और बहुत कुछ अपने साथ गहराई में खींच ले गई थी। मलबे के बीच खोराद बेहोशी की हालत में पड़े थे। अचानक एक हल्की सी कराह के साथ उन्होंने आंखें खोली। उनका शरीर दर्द से जकड़ा हुआ था, सांसें भारी थीं और हर छोटी हरकत के साथ पीड़ा और बढ़ जाती थी। पास ही प्रोहाल बेहोश पड़ा था। टूटी हुई लकड़ियां और बिखरा हुआ मलबा उसके ऊपर ढाल की तरह टिक गया था, जिससे वो पूरी तरह दबने से बच गया था। फिर भी उसके सिर पर लगी चोट साफ दिखाई दे रही थी। प्रोहाल, प्रोहाल उठो। प्रोहाल, प्रोहाल उठो। प्रोहाल, सुन पा रहे हो? प्रोहाल। दर्द को नजरअंदाज करते हुए खोराद ने आसपास नजर दौड़ाई। तभी उनकी निगाह जमीन में बने एक बड़े छेद पर पड़ी, जहां से पानी की एक मोटी पाइपलाइन नीचे की ओर खुल गई थी। खुद को संभालते हुए खोराद छेद के भीतर उतरे। उनका शरीर दीवारों से रगड़ खाता हुआ नीचे पहुंचा और वह पाइपलाइन के भीतर जमीन पर आ गिरे। नीचे से उन्होंने ऊपर देखा। पूरी ताकत बटोरकर उन्होंने प्रोहाल की ओर हाथ बढ़ाया। कई कोशिशों के बाद खोराद ने प्रोहाल के शरीर को सावधानी से खींचा और उसे नीचे पाइपलाइन के भीतर ले आए। प्रोहाल का शरीर जमीन पर आ टिका। उसका सिर चोट से सूजा हुआ था और उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन चल रही थीं। अंधेरे, धूल और सन्नाटे के बीच अब वे दोनों जमीन के नीचे थे, जिंदा पर एक अनिश्चित भविष्य के सामने खड़े। प्रोहाल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? प्रोहाल, उठो बेटा। प्रोहाल, प्रोहाल उठो बेटा। अचानक प्रोहाल ने धीरे धीरे अपनी आधी बंद आंखें खोली। उसकी सांसें कमजोर थीं और आवाज मुश्किल से गले से निकल पाई। माँ। उसकी चेतना अभी पूरी तरह वापस नहीं आई थी। उसके शरीर पर पड़ी खरोंचें और सिर की चोट उसकी हालत की गवाही दे रही थी। उठो प्रोहाल, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। और तभी कई देशों को जोड़ने वाली उस अधूरी भूमिगत पाइपलाइन में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। खोराद की कमजोर आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने अपने सामने धातु की एक आकृति को उभरते देखा। लगभग 5 फुट लंबा एक रोबोट वहां खड़ा था। उसका नाम था स्पेक्टर एक्स। उसकी मौजूदगी जितनी अचानक थी, उतनी ही अजीब और असहज भी। प्रोहाल फर्श पर बेहोश पड़ा था। स्पेक्टर एक्स की नजर उसी पर टिक गई। उसके यांत्रिक चेहरे के पीछे छिपे इरादे पढ़ पाना असंभव था। जैसे ही स्पेक्टर एक्स पास आया, प्रोहाल का निष्क्रिय शरीर असुरक्षित पड़ा रहा। रोबोट ने बिना किसी हिचक के उसे अपने धातु के कंधों पर उठा लिया। अपनी कमजोर हालत के बावजूद खोराद ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कांपते हाथों से स्पेक्टर एक्स का एक पैर पकड़ लिया। तुम कौन हो?
मैं प्रोहाल और कालमाटी घर का नया देखभाल करता हूँ। मैडम रेभानी ने मुझे नियुक्त किया है। मैं प्रोहाल को अस्पताल ले जा रहा हूँ। उसे बचा लो। हाँ, उसे तो जरूर बचाऊंगा, लेकिन तुम्हें नहीं। रोबोट की प्रतिक्रिया में किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं थी। उसकी धातु की बनावट पर जमी ठंडी निश्चलता ने खोराद की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। तुम्हारी बातों में इंसानियत नहीं है। तुम कौन हो? स्पेक्टर एक्स एक क्षण के लिए रुका। उसका सिर धीरे धीरे खोराद की ओर मुड़ा। उसके भीतर से एक विकृत अमानवीय हंसी गूंज उठी। तुमने मुझे समझ लिया, लेकिन अब देर हो चुकी है। माफ करना। अगले ही क्षण स्पेक्टर एक्स ने बिना किसी चेतावनी के अपना पैर उठाया और एक घातक प्रहार किया। प्रोहाल को अपने धातु के कंधों पर उठाए हुए स्पेक्टर एक्स आगे बढ़ गया। उधर जमीन पर गिरे खोराद अपनी आखिरी सांस थामे प्रोहाल को दूर जाते हुए देखते रहे। माँ। खोराद की आंखें खुली रहीं और उस गहराते अंधेरे में एक बुजुर्ग प्रहरी की कहानी धीरे धीरे समाप्त हो गई।